हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, साथ ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एपिको मूवमेंट के बारे में ही। ठीक है। हाय, आई एम नाज़मिन। लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की मीनिंग से शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है एनवायरमेंट की क्वालिटी का धीरे धीरे खराब होना। जब एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, फॉरेस्ट काटे जाते हैं, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है और प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर्स कम होने लगते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि हमारा एनवायरमेंट धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से एयर, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट की क्वालिटी खराब होने लगती है। एनवायरमेंट की इसी डिटीरियोरेशन को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। फर्स्ट है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ही है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो लोगों की फूड, वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और अदर रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल और अदर नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ता है। जितने रिसोर्सेज नेचर दोबारा बना सकता है, उससे कई ज्यादा तेजी से तो हम उनको इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके साथ साथ वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जिसे एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और यही जो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन शुरू होता है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज प्रॉपर प्लानिंग और पोल्यूशन कंट्रोल के बिना चले तो वे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक एयर पोल्यूशन बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर बिना ट्रीटमेंट के रिवर्स, लेक्स या सीज में छोड़ दिए जाएं तो वाटर पोल्यूशन होता है। कुछ इंडस्ट्रीज हजार्डस केमिकल्स भी रिलीज करती हैं जो सॉइल, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। थर्ड है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरों का ज़्यादा डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि विलेजेस से लोग जॉब, एजुकेशन और बेटर फैसिलिटीज़ के लिए सिटीज़ की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। लेकिन जब सिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं तो रोड्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं। साथ ही कम एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहने लगती है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। इससे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। यानी एक ही एरिया में आपको पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और सैनिटेशन जैसी सर्विसेज की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है। इसकी वजह से ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन, गार्बेज और सीवेज भी बढ़ने लगते हैं। जब गार्बेज और अनट्रीटेड सीवेज सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाते तो रिवर्स और लेक्स पॉल्यूटेड होने लगते हैं। वही बढ़ते हुए ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज की वजह से एयर क्वालिटी भी लगातार खराब होती है। नंबर फोर्थ है मास पावर्टी। कई बार गरीब लोगों के पास लाइवलीहुड के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, इसलिए वे फायरवुड के लिए ट्रीज काटते हैं, फॉरेस्ट से रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स का जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं और सर्वाइवल के लिए रिवर्स और फॉरेस्ट पर भी निर्भर रहते हैं। जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं तो वे शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। यही वजह है कि पावर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड माने जाते हैं। नंबर फिफ्थ है पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी देश का पूरा फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन बढ़ाने पर है, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर ध्यान न दिया जाए तो इसका सीधा नुकसान नेचर को होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, फॉरेस्ट तेजी से कम होने लगते हैं और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। इस वजह से एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन लगातार बढ़ते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। इसीलिए आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों पैरेलल एक साथ चल सकें। नंबर सिक्स है व्हीकुलर पोल्यूशन। आज रोड्स पर व्हीकल्स की जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कार्स, बसेस, ट्रक्स और बाइक्स पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करती हैं। इनसे निकलने वाला स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और इसी तरीके के अदर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को बढ़ाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके अलावा ट्रैफिक की वजह से नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ता है। इसलिए व्हीकुलर पोल्यूशन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है। नंबर सेवन है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन इनका एक्सेसिव यूज
सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देता है। ये केमिकल्स ग्राउंड वाटर और नियर बाई वाटर बॉडीज तक पहुंचकर वाटर पोल्यूशन भी पैदा करते हैं। इसके अलावा बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स होते हैं ना एग्रीकल्चर में, और बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका, सॉरी, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो नहीं रह जाते हैं, है ना, वो मर जाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये जो केमिकल्स हैं, इनके जो रेसिड्यूज होते हैं वो क्रॉप में भी रह जाते हैं, और जब हम वही फूड खाते हैं तो केमिकल्स धीरे धीरे हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से ये जो फूड चेन होता है ना, उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और लंबे समय से अगर ये सारी चीज़ें मतलब हमारी बॉडी में रहेंगी, तो इसका जो इल इफ़ेक्ट होता है वो हमारे हेल्थ पर पड़ने लगता है, और भी जो एनिमल्स ये सब कंज़्यूम कर रहे हैं, उनके भी हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है डिफ़ॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट के लिए लगातार काटा जा रहा है। ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जब फॉरेस्ट कम होने लगते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगेगी, वाइल्ड लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस होने लगता है ना। साथ ही एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, टफ हो जाते हैं ना, और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए डिफॉरेस्टेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के सबसे इम्पोर्टेंट रीजन में से एक माना गया है। अब हम देखते हैं कि क्या मेजर्स हैं ना, मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब तक हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेस को समझ लिया है, लेकिन अब ये भी सवाल है हमारे सामने कि अगर एनवायरमेंट लगातार डिग्रेड हो रहा है तो इससे बचाया कैसे जाए? यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन-कौन से मेजर्स अपना सकते हैं? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। सबसे पहला मेजर है ना, यानी लोगों की इसमें क्या बोलना चाहिए, भागीदारी। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन केवल गवर्नमेंट की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें हर सिटीजन का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर लोग पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम यूज करें, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें और क्लीनलीनेस मेंटेन करें, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के क्या बोलना चाहिए, जॉइंट एफर्ट से ही एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नंबर सेकंड है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। हमने कॉजेज में देखा है कि बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना ज़रूरी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि इन्वायरमेंट बिना नुकसान पहुंचाए कितने लोगों की ज़रूरतों को सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है। अगर पॉपुलेशन इस लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है जितना कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो फिर क्या होगा कि रिसोर्सेज की कमी पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ाने लगती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ व्हीकुलर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन। तीसरा मेजर में है ये, ठीक है, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। व्हीकुलर पॉल्यूशन, व्हीकल से निकलने वाले स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं, ठीक है। इससे कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी और एलपीजी जैसे क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ बढ़ाना चाहिए, और एमिशन नॉर्म्स को हमें क्या बोलना चाहिए, सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट सीधे रिवर्स और लेक्स में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फैक्ट्रीज में पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए जाने चाहिए, और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसे डिस्चार्ज करना चाहिए वाटर बॉडीज में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बैलेंस्ड यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर्स और सॉइल टेस्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सॉइल और वाटर पोल्यूशन कम हो सके। नंबर फोर्थ में है पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। केवल पोल्यूशन को कम करना ही सफिशिएंट नहीं है ना, बल्कि उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। इंडिया में पॉल्यूशन को मॉनिटर और कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी गई है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, उसको कंट्री में पॉल्यूशन से जुड़ी समस्याओं से निपटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके साथ ही सीपीसीबी का जो फंक्शन है वो पॉल्यूशन लेवल की मॉनिटरिंग करना, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस तैयार करना, और पॉल्यूशन कंट्रोल से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, उनको इफेक्टिवली डील करने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर डेवलप करना, ये भी उनका वन ऑफ द टास्क है। जहाँ पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है ना, वहाँ कार्रवाई करना ज़रूरी है। लगातार मॉनिटरिंग और इफेक्टिव कंट्रोल से पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है ना। नंबर 5 है प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि लैंड की क्वालिटी धीरे-धीरे खराब होने लगे और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए।
इसका जो मेन रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। ओके, इसे रोकने के लिए एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, काउंटर फार्मिंग और बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स अपनाने चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड अपनाने चाहिए। इससे सॉइल फर्टिलिटी रहती है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बनी रहती है। नंबर 6 है प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो डिफरेंट टाइप्स जो भी मतलब अलाइव है ना, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही हमारी बायोडायवर्सिटी का पार्ट है। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। अगर बायोडायवर्सिटी कम होती है तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड और नेचुरल हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स और या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बायोमेडिकल वेस्ट, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर टॉक्सिक केमिकल्स। अगर इन्हें खुले में फेंक दिया जाए तो ये सॉइल, वाटर और एयर को पोल्यूट कर सकते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सीरियस रिस्क पैदा कर सकते हैं। इसलिए हजार्डस वेस्ट का कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग और सेफ डिस्पोजल साइंटिफिक मेथड से किया जाना चाहिए। नंबर 8 है एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन तभी पॉसिबल है जब लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। इसलिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एनवायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार्स और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ना। जिससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम ही सॉल्यूशन भी बन सकते हैं। नंबर 9 है पॉवर्टी इरेडिकेशन। गरीबी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है। जब लोगों के पास इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, तो वे अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए पावर्टी रेडिकेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है। नंबर 10 है इम्प्लीमेंट इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन प्रोग्राम्स के अंडर एफॉरेस्टेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड रिक्लेमेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट वर्क आने चाहिए। इन प्रोग्राम्स का जो मेन एम है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच सस्टेनेबल बैलेंस बनाए रखना है ना। नंबर 11 है मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट मेनली दो टाइप्स के होते हैं, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, फिर से पढ़ते हैं हम इसको। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे फूड वेस्ट, लीव्स और पेपर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं, जबकि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स और थर्मोकोल जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कई सालों तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं और पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। इसलिए वेस्ट को सोर्स पर ही अलग अलग करना चाहिए, ताकि उसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के प्रिंसिपल को हम यूज कर सके, अपना सके, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन होगा और इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा। अब तक हमने मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब एक हमारे सामने सवाल है कि ये जो मेजर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ठीक है, मतलब लीगली इन्फोर्स कौन करता है। तो इसका जवाब है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इंडिया में वाटर और एयर पोल्यूशन के बढ़ते प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की। इसके बाद सभी स्टेट्स में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज को नेशन और स्टेट लेवल पर इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। चलिए इसके मेन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो काम है इसका वो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट और इन्वेस्टिगेट करना। ये बोर्ड्स वाटर, एयर और लैंड पॉल्यूशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पॉल्यूशन के सोर्सेज की पहचान करते हैं और उसकी सीवियरिटी का असेसमेंट करते हैं। दूसरा, ये स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, यानी सीवेज, ट्रेड, इफ्लुएंस और इंडस्ट्रियल एमिशंस के लिए स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाएं।
थर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्निकल गाइडेंस और एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। साथ ही वाटर और एयर पोल्यूशन की प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट से जुड़े प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये जो बोर्ड्स होते हैं सीपीसीबी, ये रिसर्च एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, पॉल्यूशन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज और बेटर कंट्रोल मेथड्स पर स्टडीज करवाई जाती है, ताकि पॉल्यूशन को और प्रभावी तरीके से और इफेक्टिव वे से कम किया जा सके। लोगों में अवेयरनेस फैलाना भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मास मीडिया के थ्रू सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू लोगों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैनुअल्स, कोड्स और गाइडलाइंस भी तैयार करते हैं। इनमें सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट्स के प्रॉपर ट्रीटमेंट और सेफ डिस्पोजल के रूल्स दिए जाते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज सही प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अब बात करते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ये अपने अपने स्टेट्स की इंडस्ट्रीज का रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के थ्रू ये चेक किया जाता है कि इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स का पालन भी हो रहा है या नहीं। ये बोर्ड्स एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी करते हैं। अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस के थ्रू हवा की क्वालिटी को मेजर किया जाता है और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले एमिशंस पर नजर रखी जाती है। सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि पानी वाटर की क्वालिटी की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, टैंक्स, वेल्स और ड्रेन्स के वाटर सैंपल्स लेकर उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, ताकि पॉल्यूशन को टाइम के साथ ही कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रयास है, कोशिश है, वही सफिशिएंट नहीं है। अगर हम जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ अवेयर नहीं होंगे, तो ये जो सभी मेजर्स हैं ना, उसका पूरी तरीके से हम क्या बोलना चाहिए, यूज़ नहीं हो पाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा ये। इसलिए याद रखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ और सिटीज़न्स तीनों मिलकर ही पॉल्यूशन को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा एम है ना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, या समझ लीजिए कि ले सकते हैं। ठीक है? अब एक और सवाल आता है कि अगर कोई इंडस्ट्री या पर्सन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन होगा? किस लॉ के अंडर एक्शन लिया जाएगा? तो इसका जवाब है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के बनने के पीछे एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो हुआ था। इस क्या बोलना चाहिए, इंसिडेंट में जो जहरीली पॉइजनस मेथिल आइसोसाइनेट गैस थी ना, उस वो लीक हो गई थी और हजारों लोगों की जान चली गई थी, और लाखों लोग इसके आफ्टर इफेक्ट से अफेक्टेड हुए। इस इंसिडेंट ने यह महसूस कराया कि इंडिया को एक मजबूत और क्या बोलना चाहिए, इफेक्टिव इन्वायरमेंटल लॉ की ज़रूरत है। इसी वजह से 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट किया गया। इसका मेन एम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड्स। ये एक्ट जो है ना, पूरे इंडिया पे एक्सटेंडेड है, और इसे इंडिया का अम्ब्रेला लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को एक साथ लेकर आता है। इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं। गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकती है, इंडस्ट्रीज के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है, और एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूटेंट्स की मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट्स को भी तय करती है। अगर कोई इंडस्ट्री इन रूल्स का क्या बोलना चाहिए, कंप्लाई नहीं करता है, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है। इसलिए ये एक्ट इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉज में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एपिको मूवमेंट की। अर्ली 1980s के टाइम में ना, चिपको मूवमेंट ने पूरे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ अवेयरनेस पैदा करी थी। इसी से इंस्पायर होकर कर्नाटक में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसे एपिको मूवमेंट कहा गया। एपिको का अर्थ है टू हग, यानी पेड़ों को गले लगाना। सितंबर 1983 में कर्नाटक के सिरसी डिस्ट्रिक्ट में जब लार्ज स्केल में पेड़ों को काटना शुरू हुआ, तब मेन, वीमेन और चिल्ड्रन सभी ने पेड़ों को गले लगाकर उनका प्रोटेक्शन किया। उन्होंने लकड़हारों को पेड़ काटने से रोक दिया। बाद में जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने एश्योरेंस दिया कि पेड़ों की कटाई केवल साइंटिफिकली और डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग की जाएगी, तब लोगों ने अपना आंदोलन जो है वो पीसफुली एंड कर दिया। ये जो आंदोलन था ना, इसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि लगभग 12,000 ट्रीज बचाए गए, और कुछ ही महीनों में जो ये एपिको मूवमेंट है, उसका इफेक्ट जो है वो कर्नाटक के कई आसपास के जिलों में फैल गया। याद रखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 हमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क देता है, जबकि चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट ये हमें सिखाता है कि जब आम नागरिक
जो अनकॉमन सिटीज़न है वो अवेयर होकर आगे आते हैं, तब नेचर कंज़र्वेशन और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है। गवर्नमेंट के लॉज़ और लोगों की पार्टिसिपेशन दोनों मिलकर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉसिबल कर सकते हैं। यहाँ बस आपका ये पार्ट 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड।